परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। पहले हमने किया था परक्विजिट का फर्स्ट पार्ट, परक्विजिट एग्जम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉइज, मतलब सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ। अब हम पढ़ेंगे ऐसे परक्विजिट जो सभी के लिए टैक्सेबल होते हैं, जैसा मर्जी एम्प्लॉय हो। तो ये 5 इसके टाइप्स होते हैं। पहले आप इसके टाइप्स जान लें, फिर ये 1 बाय 1 हम करेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री अकोमोडेशन। दूसरा होता है कंसेशनल रेंट हाउस। थर्ड होता है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। फोर्थ होता है फ्रिंज बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। फिफ्थ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। 1 बाय 1 हम इनको करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है रेंट फ्री हाउस या एकोमोडेशन। एक एम्प्लॉयर जो होता है वो कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए मकान भी देता है। मतलब एम्प्लॉय जहाँ पर काम कर रहा है तो उसको ना क्वार्टर मिल जाता है, और क्वार्टर किसकी तरफ से दिया जाता है? उसके मालिक की तरफ से, उसके एम्प्लॉयर की तरफ से। और उसके लिए उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, मुफ्त में मिल जाता है ये, राइट। तो ये फैसिलिटी होती है, तो इसलिए क्या बन जाती है फैसिलिटी? ये रेंट फ्री अकोमोडेशन। आप देखते होंगे सरकारी कर्मचारी होते हैं, बोलते हैं जी वो क्वार्टर में रह रहा है, उसको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, तो वो ये चीज़ होती है रेंट फ्री हाउस। नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर बट ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्टर रेंट फ्री अकोमोडेशन इज़ गिवन। तो इसकी आपने टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी है, अलग अलग केसेस होते हैं, ये आपने थोड़ा इसके रूल्स क्लियर करने होते हैं। केस 1 हम क्या लेंगे, हम ये देखेंगे कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। पहली चीज़ आप ये कंफर्म कर लें कि हाउस जो मिला हुआ ना, क्या वो एम्प्लॉयर का अपना है, मतलब क्या एम्प्लॉयर उसका मालिक है, और दूसरा क्या उसका मालिक नहीं है। मालिक नहीं है तो उसने वो किराए पर लेकर दिया हुआ है। तो पहला केस, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो इसमें ये ए बी में बांट देंगे। ए किसके लिए रूल है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और बी किसके लिए रूल है? जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रूल क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? रेंट फिक्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उसका जितना लाइसेंस फी फिक्स की होगी। अब अदर एम्प्लॉयज़ हैं, अदर एम्प्लॉयज़ में हम ना ये 3 इसके सब पार्ट हैं। पॉपुलेशन चेक की जाती है कि जिस जगह मकान मिला वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से 3 अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर जिस शहर में मकान मिला वहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक है तो रूल क्या होगा? वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 7.5% ऑफ सैलरी। दूसरा पॉइंट, जिस शहर में मकान मिला है वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर और 25 लाख तक है तो रूल क्या बन जाएगा? 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा केस क्या है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ऊपर है तो रूल क्या बन जाएगा? 15% ऑफ सैलरी जो होगी वो इस मकान की टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी। तो ये बी केस है फॉर अदर एम्प्लॉयज़। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं होटल। कई बार होटल में अकोमोडेशन मिली होती है 15 दिन से ज़्यादा, तब टैक्सेबल करनी है तो वैल्यू क्या होगी? 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल बिल विच एवरेज लेस। अगर एम्प्लॉय की बदली हो जाती है तो उसको होटल में रहना पड़ता है, तो और एम्प्लॉयर ने उसको होटल में रहने की परमिशन दी है तो ये टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी। अब केस भी लेकर चलते हैं। केस ये क्या बोला था? अगर हाउस ओन्ड हो, लेकिन जरूरी नहीं है ओन्ड हो, मकान मालिक ने किराए पर, मतलब एम्प्लॉयर ने किराए पर मकान लिया और वो फिर एम्प्लॉय को दे दिया रहने के लिए। हाउस इज़ हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो टैक्सेबल वैल्यू सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, तो क्या करेंगे हम? पहले 15% ऑफ सैलरी लेंगे, फिर एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेंगे कि एम्प्लॉयर ने कितना किराया दिया है। दोनों में कम विच एवरेज लेस जो होगी वो टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स रूल्स, ठीक है। अभी जो हमने फर्स्ट केस किया कि रेंट फ्री हाउस की वैल्यू कैसे निकालनी, ये माना गया कि वो अनफर्निश्ड है, मतलब उसमें फर्नीचर नहीं है। कई बार ये फर्निश्ड होता है, मतलब फर्नीचर के साथ मिलता है, तो ये हमने दूसरा पॉइंट बना दिया फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। तो पहले ये ना ये छुपा लें आप, फर्निश्ड, तो क्या बन गया? रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे करनी जैसे पॉइंट 1 में हमने एक्सप्लेन की। फर्स्टली कंप्यूट वैल्यू एज पर पॉइंट नंबर 1, ये हो गया। अब हमने क्या करना है? फर्नीचर की लागत का 10% पर एनम जोड़ देना है। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना हो, या अगर अपना नहीं है किराए का फर्नीचर लेकर दिया हुआ है, तो हम पूरा उस फर्नीचर का किराया जो होगा वो उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। कई बार क्या होता है रेंट फ्री हाउस नहीं मिला होता, वो कंसेशनल, मतलब जो मकान की सुविधा मिली है उसके लिए उसके लिए एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत रुपया चार्ज किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। नंबर 3 पॉइंट है ये। तो हम क्या करेंगे? पहले रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हम पॉइंट नंबर 1 या 2 जैसा भी उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, और लेस क्या करेंगे? जितना एम्प्लॉय से रेंट रिकवर्ड हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, और क्या बन जाएगी? ये वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री हाउस बन जाएगी, राइट। तो ये थे स्टूडेंट्स रूल्स रेंट फ्री अकोमोडेशन को निकालने से रिलेटेड। तो एक बार इसका फिर हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको समझिए, देखिए क्या है ये।
रेंट फ्री हाउस, ठीक है। तो केस क्या है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। मान लीजिए ये है, एम्प्लॉयर का अपना मकान है, तो फिर क्या देखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो रूल क्या बन जाएगा, रेंट फिक्स बाय गवर्नमेंट, ये टैक्सेबल वैल्यू। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये 3 पार्ट पॉपुलेशन वाले समझने होंगे आपको। पॉपुलेशन 10 लाख तक, 10 से 15 के बीच में, और 10 से 25 के बीच में, और 25 लाख से ऊपर। पहले वाले केस में 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 से 25 के बीच में तो 10%, और 25 से ऊपर पॉपुलेशन तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होती है, 15% ऑफ सैलरी, राइट। चलिए, अच्छा अब ये वाला केस आ गया, हाउस इज़ हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, किराए का मकान है वो, राइट। एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया और फिर एम्प्लॉय को दिया, तो टैक्सेबल वैल्यू सभी के लिए क्या बन जाएगी, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज़ लेस। तो यहाँ पर जगह जगह सैलरी आ रहा है, इतना परसेंट सैलरी, इतना परसेंट सैलरी, तो वो सैलरी का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ऑफ सैलरी। तो सैलरी में जो कंपोनेंट आपने ऐड करने हैं जब भी रेंट फ्री हाउस निकालना है, तो क्या क्या कंपोनेंट ऐड करेंगे, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस जो एंटर होता है, सभी तरह के कमीशन, बोनस सिर्फ स्टेचुटरी टाइप का, फिर जितने भी अलाउंसेस होते हैं उनका टैक्सेबल पार्ट, और अगर कोई लीव सैलरी मिली हुई है, ठीक है, मतलब रिटायरमेंट से पहले ही अगर लीव सैलरी मिल गई है, इनकैशमेंट मिल गई है उसकी, तो वो भी इसमें आपने ऐड करनी है। तो ये हैं रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड रूल्स।